नमस्कार, मैं दुर्गेश नंदिनी कौशिक, सामाजिक विज्ञान आचार्य, भागवंती सरस्वती विद्या मंदिर से विद्या भारती ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। आज हम कक्षा 10 का अर्थशास्त्र में प्रकरण उपभोक्ता शिक्षा के विषय में जानेंगे। इस विषय को पढ़ने से पहले आप इस चार्ट को देखिए। यहाँ पर एक उदाहरण दिया है। एक व्यक्ति प्रकाश था जिसकी पुत्री उससे बहुत दूर रहती थी शिक्षा के लिए। उसने अपनी पुत्री को मनी ऑर्डर भेजा पोस्ट ऑफिस के लिए। समय बीत जाता है, उसकी पुत्री का फ़ोन आता है कि मेरे पास अभी तक पैसे नहीं आए हैं। इसके बाद में वह पोस्ट ऑफिस जाकर अपने मनी ऑर्डर के बारे में जानकारी प्राप्त करता है, लेकिन वहाँ से उस व्यक्ति को कोई भी संतोषजनक उत्तर नहीं मिलता है। इसके पश्चात वह क्षेत्रीय उपभोक्ता परिषद में सलाह लेता है तथा शिकायत दर्ज करता है। उसके पश्चात वह एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेकर अपनी शिकायत को, अपने मुकदमे को दर्ज कराता है। मुकदमा अदालत में पहुंचता है। प्रकाश अपना मुकदमा स्वयं लड़ता है, बहस करता है और अपनी समस्याओं को न्यायालय के सामने रखता है कि मेरा मनी ऑर्डर पहुंचने के बावजूद जो मैंने किया था मेरी पुत्री तक नहीं पहुंचा है और अपनी समस्या के निराकरण के लिए मुझे कोई भी संतोषप्रद जवाब नहीं मिला है। न्यायाधीश दोनों पक्षों की दलील सुनते हैं तथा वह अपना फैसला प्रकाश के पक्ष में सुनाते हैं तथा उस व्यक्ति को उसकी मनी ऑर्डर की धनराशि तथा इस सब अवधि में जो उसने खर्च किया है एवं जो उसको मानसिक कष्ट मिला है उसके बदले भुगतान का फैसला सुनाते हैं। तो यहाँ पर प्रकाश एक उपभोक्ता है जिसने पोस्ट ऑफिस के मनी ऑर्डर की सेवाओं को लिया। सेवाओं में कमी आई तो उसने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए अपने शिकायत को उपभोक्ता शिकायत केंद्र पर दर्ज कराया तथा वहाँ से उसने अपने लिए न्याय प्राप्त किया। आज हमारा अध्याय यही है उपभोक्ता अधिकार, जिसमें हम यह जानते हैं कि उपभोक्ता के नाते हमारे क्या क्या अधिकार हैं। हम सबसे पहले बात करते हैं उपभोक्ता क्या है। उपभोक्ता वह व्यक्ति है जो किसी सेवा का या वस्तु का उपयोग करता है और उसके बदले धनराशि व्यक्ति उत्पादक को या सेवा प्रदान करने वाली कंपनी को देता है। आज के युग को उपभोक्ता का युग कहते हैं, उपभोक्ता को राजा कहते हैं। लेकिन क्या सच में हम उपभोक्ता के तौर पर एक राजा हैं? नहीं। उपभोक्ताओं का बहुत सारे तरीकों से शोषण होता है। तो हम देखते हैं उपभोक्ता का बाजार में किस प्रकार से शोषण होता है। आप लोग बाजार जाते हैं, आपने कोई वस्तु ली और घर पे आके जब आपने उसको देखा तो आपके माताजी या पिताजी ने कहा बेटा या बेटी ये सामान कम है, तो यह आपका शोषण है। हमारे शोषण का पहला रूप होता है कम मात्रा में तोलना। हम बाजार गए 1 किलो चीनी लेने, घर पे आके देखा वह 900 ग्राम निकली। हमने ली 1 लीटर कोई खाद्य पदार्थ या पीने की चीज़, लेकिन वह क्वांटिटी में कम है, तो यह उपभोक्ताओं का शोषण है। उपभोक्ताओं के शोषण का दूसरा तरीका होता है घटिया वस्तु। जब हम बाजार जाते हैं तो हमारे सामने बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, कोई अच्छी होती है, कोई बुरी होती है और सामान्यतः अच्छी वस्तु के मूल्य ज़्यादा होते हैं। तो हम एक अच्छा मूल्य देकर इस उम्मीद से वस्तु खरीदते हैं कि वह हमें उस उच्च स्तर की मिलेगी, लेकिन उत्पादक द्वारा या विक्रेता द्वारा अच्छी वस्तु कहकर हमें बुरी वस्तु दे दी जाती है, एक घटिया वस्तु दे दी जाती है। इस तरह से बाजार में उपभोक्ता का शोषण होता है। थर्ड है अंतिम तिथि के बाद में विक्रय।
आप सभी जानते हैं प्रत्येक वस्तु पर, खासतौर से दवाइयों पर तथा खाद्य पदार्थों पर उनकी मैन्युफैक्चरिंग डेट तथा एक्सपायरी डेट लिखी रहती है, अर्थात वह वस्तु कब बनी और वह वस्तु कब तक उपयोग में लाई जा सकती है। यह वह समय पीरियड का अंतराल होता है जिसमें वह वस्तु अपना सबसे अच्छा रिजल्ट आपको लेती है। लेकिन कई बार विक्रेता एक्सपायरी डेट यानी उसकी जो समाप्ति की तिथि है, जो उसकी अंतिम तिथि है, उसके बाद भी उस वस्तु को बाजार में बेचते हैं तथा उपभोक्ताओं का शोषण करते हैं। इसके बाद में चौथा तरीका होता है अधिक कीमतें लेकर। आप लोग जानते हैं हर एक वस्तु पर उसका एक मूल्य अंकित होता है, लेकिन कभी कभी दुकानदार उस पर कहते हैं सरकार ने 5% टैक्स लगा रखा है, सरकार ने 10% टैक्स लगा रखा है। इस तरीके से उपभोक्ताओं को धोखा देकर उनसे अधिक वस्तु के लिए मूल्य को लेते हैं, जिससे उपभोक्ता का शोषण होता है। इसके बाद में है नकली वस्तुएं। नकली वस्तुएं, हम लेने गए बाजार में कोई भी वस्तु, मान लीजिए आप साबुन लेने गए, आपने साबुन माना मुझे डिटॉल का साबुन चाहिए, या आप आजकल सैनिटाइज़र है, आपने कहा मुझे इस कंपनी का सैनिटाइज़र चाहिए, लेकिन दुकान वाले ने आपको दूसरा दे दिया और कह दिया इसकी पैकिंग बदल गई है, यानी एक असली वस्तु के बदले आपको नकली वस्तु दे दी जाती है। यह भी उपभोक्ता के शोषण के अंतर्गत आता है। इसके अतिरिक्त छठा तरीका होता है, छठा प्रकार होता है मिलावट। आप लोगों ने कई बार सुना होगा जब त्योहार आते हैं, दिवाली आती है, रक्षाबंधन आने वाला है, या ऐसे ही त्योहार आते हैं तो न्यूज़पेपर में हेडलाइन रहती हैं, खाद्य विभाग ने मिठाई वाले की दुकान पर छापा मारा, 50 टन नकली मावे को जब्त किया, उसको डिस्ट्रॉय किया, उसको ख़त्म कर दिया। दूध बनाने की नकली फैक्ट्री पकड़ी गई जहां डिटर्जेंट के द्वारा नकली दूध बनाया जाता था। तो हम दूध का ही एग्जाम्पल लेते हैं। कभी कभी दूध देने वाला व्यक्ति, दूध बेचने वाला व्यक्ति आपको असली दूध के नाम पर डिटर्जेंट या यूरिया मिला हुआ दूध दे देता है। थोड़ा सा अच्छा दूध रखा, उसमें थोड़ी सी मिलावट कर दी, तो मिलावटी वस्तुओं के द्वारा भी एक उपभोक्ता का शोषण होता है। इसके अतिरिक्त भी और बहुत सारे तरीके होते हैं उपभोक्ताओं के शोषण के, जिसमें है सुरक्षा स्तर की अनदेखी। इससे क्या अभिप्राय हो सकता है? हम बिजली के सामान लाते हैं तो हम दुकान वाले से पूछते हैं स्पार्क तो नहीं होगा, तार गल तो नहीं जाएगा। दुकान वाला कहता है नहीं सब कुछ सही है। हमने उसको आगे उपकरण को घर में लगाया, उसमें स्पार्क हो गया, वह मेल्ट होने लगा, इससे पूरे घर में स्पार्किंग हो गई, पूरे घर में बिजली चली गई, और कुछ कभी कभी तो विद्युत उपकरण भी हमारे फूक जाते हैं, खराब हो जाते हैं। इसका एकमात्र कारण होता है सुरक्षा की अनदेखी। जो मानक निर्धारित किए गए हैं उनके अनुसार उनका उत्पादन न करना। कभी कभी एक उत्पादक या एक विक्रेता इन सारी चीज़ों में कोई भी प्रॉब्लम नहीं करता है, लेकिन वह एक और तरीके से उपभोक्ता का शोषण कर लेता है अनावश्यक शर्तों के माध्यम से। इसमें हम एक गैस कनेक्शन का एग्जाम्पल ले सकते हैं। आप लोगों के घर पे सभी के यहाँ गैस होगी, तो आप एक चीज़ देखिए, जब आपने गैस का नया कनेक्शन लिया था तो उन्होंने आपको कहा होगा, गैस कंपनी वालों ने, कि आपको गैस का चूल्हा और जो गैस का पाइप है, ये रेगुलेटर है, वो हमसे ही लेना पड़ेगा, यह शर्तें हैं। जबकि ऐसी कोई शर्त नहीं होती है। तो यह अनावश्यक शर्तों का थोपा जाना है,
या हम मोबाइल के लिए एक कनेक्शन लेने गए तो मोबाइल वाले ने हमें कहा कि आपको यदि इस कंपनी का फ़ोन चाहिए तो आपको इस कंपनी का सिम ज़रूर लेना होगा, 1000 रुपये में आपको कनेक्शन मिलेगा, इसमें हम इतनी इतनी चीज़ें आपको फ्री देंगे, लेकिन वो आपको लेना पड़ेगा, अन्यथा आपको यह फ़ोन नहीं मिलेगा। तो यह क्या है? यह अनावश्यक शर्तों के द्वारा उपभोक्ता का शोषण है। उपभोक्ता की शोषण की जो कड़ी है वो यही नहीं रुकती है। एक और तरीके से उपभोक्ता का शोषण होता है, बिक्री के पश्चात अच्छी सर्विस नहीं। आप लोगों के घर में मोटरसाइकिल होगी, बाइक हो, स्कूटी होगी, साइकिल होगी, तो उसमें लिखा रहता है एक सर्विस, यानी इसमें जो जो कमी है या कुछ जो भी दिक्कतें हैं वो शुरू में कंपनी ठीक करके देगी, निःशुल्क देगी। लेकिन यदि उसमें कोई खराबी आती है, जिसको ऐसी जो छूट होती है उसको हम गारंटी या वारंटी के नाम से जानते हैं। ये कहा जाता है इसके ऊपर 2 साल की गारंटी है, इसके ऊपर 2 साल की वारंटी है या 6 महीने की वारंटी है, कोई भी कमी है तो आप इसे ठीक करा सकते हैं निःशुल्क। लेकिन कभी कभी विक्रेता या उत्पादक उन चीज़ों को सही से हैंडल नहीं करते हैं, उनका सही से निस्तारण नहीं करते हैं और एक उपभोक्ता का शोषण होता है। ये बहुत सारे तरीके हैं जब उपभोक्ता का शोषण होता है। अब हम बात करते हैं शोषण क्यों होता है, अर्थात शोषण के कारण। इस शोषण का पहला कारण होता है उपभोक्ता की कम जानकारी, यानी सीमित ज्ञान। सीमित जानकारी का मतलब होता है उपभोक्ता को वस्तु के विषय में पूरी जानकारी नहीं होती है। वस्तु में क्या क्या चीज़ें हैं, वस्तु कहाँ पर बनाई गई है, वस्तु का जो मूल्य है वह उचित है, अनुचित तो नहीं है, वस्तु की एक्सपायरी डेट क्या है। इस सीमित जानकारी के कारण बाजार में विक्रेता उपभोक्ता का शोषण करता है। दूसरा है सीमित आपूर्ति। हमने बाजार में 100 वस्तुओं की मांग की, लेकिन उनकी उपलब्धता केवल 5 है। इसको हम कोरोना काल की शुरुआत में देख सकते हैं। पिछले साल जब फरवरी मार्च में कोरोना की बीमारी शुरू हुई थी तो बाज़ार में सैनिटाइज़र तथा जो मास्क हैं उनकी कमी थी। तो जो आपको मास्क 10 या 15 रुपये में मिलता है वो बहुत महंगा मिल रहा था। सैनिटाइज़र की बोतल बहुत महंगी मिल रही थी। ये उपभोक्ता के तौर पर हमारा शोषण था और उसकी कमी थी सीमित आपूर्ति। क्योंकि मांग ज़्यादा थी, आपूर्ति कम थी, इसलिए उपभोक्ता का शोषण हो रहा था। फिर तीसरा है सीमित प्रतिस्पर्धा। जब उत्पादक एक हो, यानी वस्तु जिसका हम उपयोग कर रहे हैं उसको बेचने वाला या उसको उत्पादन करने वाला एक ही होता है, तो वह अपनी इच्छानुसार उसका मूल्य, उसका आकार या उसकी संरचना को तय करता है। इससे उपभोक्ता का शोषण होता है। एक और कारण है हमारी साक्षरता की कमी। भारत में अधिकांश लोग बहुत अधिक शिक्षित नहीं हैं। एक वस्तु जिस पर लेबलिंग है उसमें क्या क्या पड़ा है, वो कैसे बनी है, एक व्यक्ति उसको अपनी शिक्षा की कमी के कारण पढ़ व समझ नहीं पाता है, जिससे बाजार में उसका शोषण होता है। हमने यह देख लिए इस शोषण के क्या कारण हैं तथा शोषण किस प्रकार से होता है। तो इस शोषण के विरुद्ध आवाज़ें उठी, जागरूकता फैलाई गई। तो उपभोक्ता का शोषण नया नहीं है, तो उपभोक्ताओं को जागरूकता भी नई नहीं है।
आज से लगभग 2300 साल पहले कौटिल्य ने अपनी पुस्तक अर्थशास्त्र में उपभोक्ता के साथ होने वाले अन्यायों के, यानी जो उपभोक्ता के शोषण होते हैं, उनका वर्णन किया था और सजा का भी प्रावधान बताया था कि यदि कोई व्यक्ति घटतोली करता है, मिलावट करता है, तो उसको सरकार यानी राज्य की तरफ से दंड दिया जाएगा। लेकिन व्यापक तौर पर जो हमें उपभोक्ता जागरूकता का वर्तमान स्वरूप दिखाई देता है, यह 1900 बाद में हमें दृष्टिगोचर होता है। 1980 के बाद में पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की नीति शुरू हुई, जिससे जो उत्पादन था वह सरकार से निजी क्षेत्रों में आ गया, उपभोक्ताओं का शोषण होने लगा। जब शोषण हुआ तो लोगों ने इसको का विरोध करना शुरू किया और अपने बहुत सारे संगठन बनाना शुरू कर दिया। इनके द्वारा व्यक्ति को अपने अधिकारों की जानकारी हुई। तो अब हम जानते हैं उपभोक्ता के नाते हमारे क्या क्या अधिकार हैं, जो हमारे पाठ का ही टाइटल है, उपभोक्ता के अधिकार। मैं एक उपभोक्ता हूँ, तो मेरे पास क्या अधिकार है? तो मेरे पास सबसे पहला अधिकार होता है सुरक्षा का अधिकार। मैं जब वस्तु खरीदती हूँ तो मैं उत्पादक को या विक्रेता को पूरा मूल्य देती हूँ, तो यह मेरा अधिकार है कि मैं यह जान सकूँ कि वह वस्तु मेरे स्वास्थ्य के लिए या मेरे घर की सुरक्षा के लिए अनुकूल है या नहीं है। दूसरा है सूचना का अधिकार। आप इसी उदाहरण में देख सकते हैं, जब प्रकाश ने मनी ऑर्डर किया और उसकी पुत्री तक नहीं पहुंचा, तो उसने पोस्ट ऑफिस फ़ोन करके सूचना प्राप्त करने की कोशिश की कि क्या समस्या आ रही है मेरे काम में, क्योंकि यह मेरा अधिकार है। और एक उपभोक्ता के तौर पर प्रकाश एक बहुत ही जागरूक उपभोक्ता था। तीसरा अधिकार होता है चयन का। चयन के अधिकार का मतलब है एक उपभोक्ता के नाते यह मेरा अधिकार है, मैं किन वस्तुओं का उपयोग करूं या किन वस्तुओं का उपभोग न करूं। इसके बाद में है शिकायत का अधिकार। पांचवा है सुनवाई का अधिकार। ये दोनों अधिकार एक साथ करते हैं। आप यदि इसी एग्जाम्पल पे देखें तो जब प्रकाश की समस्या का समाधान नहीं हुआ तो उसने उपभोक्ता फोरम में शिकायत की और न्यायाधीश ने उसकी सुनवाई की। तो एक उपभोक्ता के नाते यह मेरा अधिकार है कि यदि मेरी समस्याओं का निस्तारण नहीं होता है तो मैं उसकी अपील करूं और उसकी सुनवाई हो। छठा अधिकार है उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। उपभोक्ता शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत ये जो शुरू के पांचों अधिकार हैं, इनकी जानकारी एक उपभोक्ता को विभिन्न माध्यमों से मिलती रहनी चाहिए। यह उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार है। तो सुरक्षा का अधिकार, सूचना का अधिकार, चयन का, शिकायत का अधिकार, सुनवाई का अधिकार और उपभोक्ता शिक्षा का अधिकार। लेकिन अधिकार ऐसे ही नहीं मिलते हैं। अधिकार के लिए कुछ कर्तव्य भी करने होते हैं। वे कर्तव्य कौन कौन से हो सकते हैं? तो पहला कर्तव्य है हम अपनी जानकारी को बढ़ाएं। आप जब भी बाजार जाते हैं तो जब वस्तु खरीदते हैं उसके मूल्य है, उसकी एक्सपायरी डेट, उसकी निर्माण तिथि, उसकी निर्माण सामग्री के विषय में जानकारी प्राप्त कीजिए। तो पहला हमारा कर्तव्य है जानकारी प्राप्त करें। दूसरा है पक्का बिल लें। यदि हमारे वस्तु में कोई समस्या आती है और हम उसके खिलाफ अपील करते हैं तो हमारे पास क्या सबूत है कि यह वस्तु हमने खरीदी है? तो उसका सबूत होता है बिल।
तो हम चाहें 1 रुपये की वस्तु खरीदें या 1 लाख रुपए की वस्तु खरीदें, यह हमारा कर्तव्य है कि हम उसके लिए बिल जरूर लें। तीसरा है शोषण के विरुद्ध चुप न बैठें। यदि हमारी पूरी जागरूकता के बावजूद हमारा शोषण होता है तो हम शांत न रहें और वह अंतिम लड़ाई तक अपना धैर्य खोए बिना अपने लिए न्याय प्राप्ति का प्रयास करें। ये तो हमारे कर्तव्य हैं। हमारे लिए सरकार ने कुछ उपाय किए हैं जिनको अब हम देखते हैं सरकार ने क्या क्या उपाय किए हैं। उपाय में है पहला प्रशासनिक कानून। सरकार ने कुछ कानून बनाए हैं। यह कानून 1986 में आया था जिसका नाम था उपभोक्ता संरक्षण। यह उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 में पारित हुआ। इसके अंतर्गत सरकार ने 3 स्तर पर कानून या अदालत की व्यवस्था की है। जिला, राज्य तथा राष्ट्रीय। प्रत्येक जिले में डिस्ट्रिक्ट फोरम होते हैं जहां पर एक उपभोक्ता अपने खिलाफ होने वाले अन्याय की शिकायत कर सकता है। यदि वहाँ पे उसकी सुनवाई नहीं होती है तो वह राज्य स्तर के उस पर जाता है, और यदि राज्य स्तर की फोरम से भी उसको संतुष्टि नहीं मिलती है तो वह तीसरा राष्ट्रीय उपभोक्ता फोरम में जाता है जो हमारी राजधानी दिल्ली में स्थित है। समय समय पर इस कानून में सुधार भी किए गए हैं। दूसरा है प्रशासनिक जो उपाय है वह है हमारा राशनिंग का। यदि एक उपभोक्ता के साथ अन्याय हो रहा है तो सरकार राशन के द्वारा या लाइसेंस के द्वारा उसके इन शोषण को रोकने का प्रयास करता है। इसके लिए बहुत सारी राशन की दुकानें बनाई गई हैं जहां सरकार एक नियंत्रित मूल्य पर प्रत्येक व्यक्ति को एक निश्चित मात्रा में वस्तुओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराती है। तीसरा उपाय है तकनीकी उपाय। तकनीकी उपाय में सरकार ने वस्तुओं के मानकीकरण को बढ़ावा दिया है, यानी एक स्टैंडर्ड बना दिया गया है। जो वस्तु उत्पादित हो रही है वह इस स्टैंडर्ड से यानी इस मानक से नीचे नहीं होगी, और इन मानकों के लिए कुछ चिन्ह बनाए गए हैं जिसे हम ISI या एगमार्क के नाम से जानते हैं। ISI विद्युत उपकरणों पे आप लोगों ने देखा होगा किसी स्थान पर ISI लिखा रहता है, यानी यह मानकों के आधार पर बनाया गया है। खाद्य पदार्थों पर तथा जो कृषिगत वस्तुएं हैं उन पर एगमार्क बनाया जाता है जो यह सुनिश्चित करती हैं कि यह वस्तु इस मानक को पूरा करती है। फिर भी हमारे इस पूरे पाठ की समरी यही निकलती है कि एक उपभोक्ता के नाते हमारा शोषण जो हो रहा है उससे बचाव के लिए हमें जो उपाय करने चाहिए उसका सबसे पहला उपाय केवल उपभोक्ता की जागरूकता है। अब आपका गृह कार्य की बात करते हैं। आप एक तालिका बनाएंगे और उसमें ये लिखेंगे कि जो उपभोक्ता का शोषण होता है क्या उनमें से आपके साथ कोई हुआ। उसमें आप उदाहरण लिखिए कि हम एक वस्तु खरीदने गए, उसकी एक्सपायरी डेट निकल चुकी थी, हमारा शोषण हुआ। फिर देखिए जब आपका शोषण हुआ तो आपने क्या उपाय किया, क्या आपने अपने अधिकारों का पालन किया, और अधिकारों का पालन करने से पूर्व जो आपके उपभोक्ता के कर्तव्य थे, वस्तु की जानकारी लेना, बिल लेना, क्या हमने उसको लिया। आपने लिया, बहुत अच्छी बात है। और
इसी के साथ आप अपने आसपास के लोगों को भी जागरूक करने का प्रयास करेंगे कि यदि आप उपभोक्ता हैं तो आप अपना शोषण के विरुद्ध किस प्रकार से बचाव कर सकते हैं। इसी के साथ आज का पाठ समाप्त होता है। नमस्कार।